स्वागत है। जैसा कि मैंने क्लासरूम में बताया था जीवामृत, तो वहाँ ब्लैक बोर्ड में बता रहा था, ठीक है ना। अब जीवामृत क्या चीज़ है और जीवामृत क्यों बनाना है। जैसे आज के 70 साल पहले, 60 साल पहले तो ये जीवामृत को कोई नहीं जानता था। तो 70 साल पहले यूरिया, डीएपी, पोटास का प्रचलन आया, फिर जो है ट्रैक्टर का और कृषि यंत्रों का प्रचलन आया, फिर बोरिंग का आया, फिर उन्नतशील बीज का आया, फिर खरपतवारनाशी और कीटनाशक, फफूंदनाशक का प्रचलन आया, और अब कहा जा रहा है कि ये रसायन छोड़ करके और जीवामृत का प्रचलन आ गया। तो अब जीवामृत का प्रचलन तो आ गया, और जीवामृत की जो कहानी आपको बताई जाती है अभी तक देश में जहाँ भी जीवामृत की कहानी है, तो कहते हैं प्राकृतिक खेती अगर करनी है तो जीवामृत बनाना पड़ेगा। और देश में जीवामृत लाखों लोगों ने जीवामृत बनाया और उपयोग किया और छोड़ दिया, और फिर रासायनिक खेती में चले गए। तो अगर जो प्रचलित जीवामृत का जो विज्ञान है, अगर वो सही होता तो लोग जीवामृत से खेती करते। तो किए और छोड़ दिए। छोड़ क्यों दिए, बस ये समझना है। तो आज मैं आपके सामने जीवामृत का एक विज्ञान ये बताता हूँ कि पहले तो ये मान लीजिए, जीवामृत का मतलब है जीवों का अमृत, और ज़मीन मेरी माँ है। माँ का मतलब माँ है तो जिंदा है। तो जिंदा किसकी बदौलत है? ज़मीन में भी असंख्य प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, उनकी वजह से माँ जिंदा है। जैसे मैं जिंदा हूँ तो मेरे अंदर एक जीव है, जीव चेतना, वो यहाँ से निकल जाता तो मैं मर जाता हूँ। ऐसे ही धरती माता के अंदर जो है असंख्य प्रकार की जीव आत्माएं रहती हैं, उनकी वजह से धरती जिंदा है। तो जीव क्या करते हैं, देखिए जीव क्या करते हैं। जैसे आपके खेत में ये बायोमास है, ये पत्तियां हैं, जड़ है, तना है, मतलब पेड़ों का उपज है, ठीक है ना। पत्ती के रूप में, घास के रूप में, कूड़ा कचरा के रूप में ये खेत में आपके होता है। तो पहले ये भी गिरता था, छूट जाता था, आप लोग देते थे, और खेत में लाभदायक जीवाणु रहते थे। तो जीवाहार, जीव ही जीव का भोजन है। तो लाभदायक जीवाणु ये पदार्थ पानी और नमी के टच में आकर के ये फूलता है और बजबजाता है, और ये इतना मुलायम हो जाता है कि फिर इसको जीवाणु ग्रहण करने लगते हैं। फिर जीवाणु मरते भी हैं। तो ये कार्बनिक पदार्थ और नाना प्रकार के लाभदायक जीवाणु, इनका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो फसलों के लिए काम आता है, यानी फसलों का वही भोजन है जिसको हम ह्यूमस कहते हैं, ठीक है ना। अब आप सारे लोग किसान हो और आपके खेत में ह्यूमस नहीं है, ठीक है ना। जब ह्यूमस नहीं है तभी आपको कहा जाता है कि भाई यूरिया डालो, डीएपी डालो, पोटास डालो, और फिर मिट्टी की जांच कराओ। फिर सल्फ़र की कमी पाई गई, सल्फ़र डालो। फिर किसी ने कहा नहीं जिंक की कमी होने लगी, जिंक डालो। तो किसी ने कहा मोलिब्डेनम भी डालो, बोले आयरन की कमी है, सफ़ेदा रोग लग गया तो आयरन भी डालो। इससे आपकी लागत बढ़ रही है, फसलों की उत्पादन लागत बढ़ रही है, ज़मीन दिन पर दिन और ख़राब होती जा रही है। तो फिर पानी भी ज़्यादा देना पड़ रहा है ज़मीन को। जैसे 50 साल पहले आप सारे लोग चना, मटर, मसूर, राई, अलसी, सरसों की खेती बिना पलेवा के कर लेते थे और बिना पानी के काट लेते थे। तो 50 साल पहले अगर हम अपनी ज़मीन में सरसों, चना, मटर, मसूर बिना पलेवा के कर लेते थे और बिना पानी के काट लेते थे, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि यार इसका मतलब पहले 50 साल पहले हमारी ज़मीन अच्छी थी। अब ज़मीन में कोई ना कोई कमी तो आई है, जिसके कारण बारिश की नमी संचित नहीं रह पाती। अक्टूबर में चना बोना है तो पलेवा करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो प्राकृतिक खेती
इंसान को करनी पड़ेगी, किसान को करनी पड़ेगी, और जो किसान नहीं है उसको प्राकृतिक खेती के बारे में किसानों को समझाना पड़ेगा। अन्यथा इस रासायनिक खेती का परिणाम ये है कि अभी 60 साल बीते हैं, रासायनिक खेती में 60 साल बीते हैं, और 60 साल बीतने के बाद रिजल्ट क्या आया? किसान आत्महत्या करने लगा, लोग बीमार होने लगे, फसलों की उत्पादन लागत बढ़ गई, ठीक है ना, भोजन में स्वाद नहीं है, पैदावार रुक गई है, आवश्यकताएं हमारी बढ़ गई हैं, ठीक है ना, पानी ज़मीन का सूख गया है, बारिश कम होने लगी है, ग्लोबल वार्मिंग आ गई है, जलवायु परिवर्तन के खतरे बढ़ गए हैं। किसकी वजह से? रासायनिक खेती की वजह से। इस अज्ञानता भरी खेती जो पिछले सालों में हुई है, हालांकि 1960 में मेरी मजबूरी थी, करना पड़ा, लेकिन अब तो अकल आ जानी चाहिए ना कि जब इसके दुष्परिणाम मुझे दिख रहे हैं तो अब हमें सुधरना चाहिए। तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 साल पहले लाल किले की प्राचीर से बोला था कि अब हम अपने देश की धरती माता को और अधिक खराब नहीं होने देंगे, और वैज्ञानिकों से और किसानों से, बुद्धिजीवियों से अपील की कि अब किसी प्रकार जो है ना प्राकृतिक खेती की ओर लौटना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उनके आह्वान पर प्राकृतिक खेती शुरू हुई। तो प्राकृतिक खेती में एक विषय बहुत मोटा मोटा है, जीवामृत। तो जीवामृत का मतलब क्या है कि हम क्यों डालें जीवामृत, क्यों बनाएं जीवामृत, कैसे बनेगा जीवामृत, क्या है जीवामृत। तो रसायन जब हमने ज़मीन में डाले ना, तो रसायन जैसे मान लो क्लोरोपाइरीफास आपने दीमक मारने के लिए डाला, तो जब क्लोरोपाइरीफास हम ज़मीन में डालेंगे तो दीमक, मान लो दीमक मार रही है, तो फिर केंचुआ भी मार रही होगी, फिर उस ज़मीन में और भी जो जीव होंगे उनको भी मार रही होगी। तो क्लोरोपाइरीफास डाल करके हमने ज़मीन के जीव मार दिए। ऐसा ही एक पदार्थ नहीं है, फ्यूराडान, थिमेटेंजी, फोरेटेंजी, रीजेंट, निरे पदार्थ ऐसे हैं जो भूमि शोधन के नाम पर ज़मीन में दिए जाते हैं और वो ज़मीन को बिल्कुल ज़मीन को मृत कर देते हैं। अब जिस ज़मीन में जीवाणु नहीं है और ये है, बाई चांस ये है, तो इसको कौन डिकम्पोज करेगा? अब ये डिकम्पोज नहीं होगा। तो खेत में भोजन तो है फसलों के लायक, लेकिन उसको कोई बनाने वाला नहीं है। जैसे हमारे घर से गृहिणी चली जाए, आटा, दाल, चावल, सब्जियां सब रखा है, लेकिन मुझे खाना बनाने की अकल नहीं है। अब पत्नी आएगी तब खाना बनेगा, 3 दिन होटल में खाओ। तो ज़मीन में कोई खाना बनाने नहीं है, इसीलिए हम आर्डर करते हैं कंपनियों से कि यूरिया ले आओ, DAP ले आओ, पोटास ले आओ। क्योंकि अगर वहाँ ज़मीन में कोई खाना बनाने वाला होता तो हमें आर्डर क्यों देने पड़ते। तो प्राकृतिक खेती में एक विषय जीवामृत। अब देखिए, जीवामृत अभी अभी लोग जीवामृत से परिचित हो रहे हैं, और मैंने ये जीवामृत 17 साल पहले खोजा था। मैंने बताया आपको, मैं जंगलों में गया और जंगल में जा कर के देखिए ये जीवामृत है। जो जीवाणु मेरी ज़मीन से मर गए वो कहाँ है? जंगल में। चूँकि मैंने तो अपनी ज़मीन में केमिकल डाला, जंगल में तो किसी ने केमिकल डाला नहीं। तो सरल बात है कि जो माया मेरे खेत की नष्ट हो गई वो जंगल में जिंदा है। तो मैं जंगल से मिट्टी ला करके, ये जब जीवामृत था ही नहीं तब मैंने इसको खेत का अमृत नाम दिया था, 17 साल पहले। इसको मैं कहता था खेत का अमृत, और बड़े अच्छे रिजल्ट थे इसके। मैं इसको पहले पैकिंग करके किसानों को प्रोवाइड कराता था, और जो किसान डाल लेता खेत में उसको बड़ा आनंद मिलता था। लेकिन मेरा उद्देश्य था कि ये जो टेक्निक है ये कैसे पूरे देश के किसानों को पहुंच जाए। चूँकि कल का मैं इस धरती पर रहूं ना रहूं, तो मैं नहीं रहूँगा तो ये बंद हो जाएगी। तो सबको पहुंच जाए, इसलिए मैंने 2 साल से इसका प्रचार प्रसार किया और सबको फ्री बांट रहा हूँ कि कोई भी यहाँ से ले जाए।
तो ये जीवामृत के लिए जो जीवाणु नहीं है मेरे खेत में, तो ये अभी लोग कहते हैं कि जीवामृत कैसे बनाओगे, तो आपको जो सिखाया जा रहा है, ये मेरा ड्रम है एक। प्रारंभ में क्या किया था मैंने, हम आपको अपना बता दें, वही आपको करना है। प्रारंभ में मेरे पास एक ही ड्रम था और अभी बीच में 100 ड्रम हो गए थे। 500 लीटर के भी ड्रम थे, 15 हज़ार लीटर के 3 टैंक थे। इस एक ड्रम में हमको हर 15वें दिन 3 किलो आटा और 3 किलो चीनी डालनी पड़ती है, हर 15वें दिन। और जब मेरे पास 1 लाख लीटर बैक्टीरिया था, जैसे इस ड्रम में तो 200 लीटर है, और मेरे पास 1 लाख लीटर था, 45,000 लीटर के तो टैंके थे 3, फिर 500 के लीटर के टैंक थे 37, और ये 200 लीटर के ड्रम थे 72। तो अब आप समझो हर 15वें दिन 200 लीटर के टैंक में हमको 3 किलो चीनी 3 किलो आटा देना है, तो लगभग 10 लाख रुपए का चीनी और आटा साल में खर्च होता था। और इसकी सेल या इसको ले जाने वाले थे नहीं, तो फिर मैंने ये सब फेंक दिया, फैला दिया, तोड़ दिया। अब आपके सामने ये 30-35 ड्रम रखे हैं केवल, बस। तो इन्हीं को मैं भोजन देता हूँ। तो शुरू में क्या किया, मैं जंगल गया, कहाँ, जबलपुर, माउंट आबू, पचमढ़ी, और वहाँ के जंगलों से मिट्टी लाया। तो देखिए जंगलों में मिट्टी कुछ इस प्रकार की मिलती है, देख रहे हो ना, ये इस तरीके की, ये जंगल की मिट्टी है। खाद इसी तरह बनाता है। हाँ, तो ये जंगल की मिट्टी मैं लाया कितनी, 10-12 किलो। पहले शुरू में ट्रायल कर रहा था। 10-12 किलो मिट्टी इसमें डाल दी, इसको पानी से भर दिया, इसमें चीनी डाल दिया 5 किलो, 5 किलो आटा डाल दिया, डंडे से हिलाने लगा। ये डंडा है, ऐसा डंडा बनवाया। तो देखो ऐसा, जैसे आपको कहा जाता है ना कि ऐसा डंडा डालिए और इसको ऐसे हिलाइए, नहीं हिलता। जैसे इतना डंडा हो, अब आपको ऐसे चलाना हो, नहीं चलता। इसमें क्या, ये पंजा है, ये मैंने ऐसे डाला और देखो चल गया। 4-5 मरतबा ऐसे करेंगे। और ये अगर डंडा होगा ना, उससे आप सोचो कि चला लें, नहीं चलेगा। हाँ, तो ये इस तरीके का पंजा बनवाना, ऐसे कर दिया और देखिए चल गया। चलाना इसलिए है क्योंकि जो आटा डाला है ना, इसमें गुड़ और चीनी तो घुल जाएगा, आटा नीचे बैठ जाएगा। और जब हम चलाएंगे तो फिर आटा पूरे ड्रम में सस्पेंस में आ जाएगा, क्योंकि आटा को तोड़ना भी है अभी हमको। शुरू में प्रारंभ में बैक्टीरिया, आटा जो है बैक्टीरिया का भोजन नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया सूक्ष्म है। आटे का जो कण है वो सूक्ष्म नहीं है, बड़ा है। तो सूक्ष्म बैक्टीरिया आटे के कण को नहीं खा पाता, उसके अंदर नहीं जा पाता। तो आटे को 10, 15, 20, 25 दिन लगेगा टूटने में, तब वो बैक्टीरिया का भोजन बनेगा। तो हर 15वें दिन, 10वें दिन अपने हिसाब से इसको भोजन देना है। कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने कहा 2-2 किलो देना है, कोई 5 दिन बाद 1-1 किलो दे, कोई भूल जाए तो 20 दिन बाद 5-5 किलो दे, 15 दिन में 3-3 किलो दे। तो ऐसा नहीं कि मैंने बोला हर 10वें दिन 2 किलो देना। तो आप कह सकते हो कि सर मैं तो हर 5वें दिन 1-1 किलो दूंगा, दे सकते हो, ठीक है ना, अपने हिसाब से। मतलब ये भूखा नहीं मरना चाहिए, भोजन मिलेगा तब ये मल्टीप्लाइड होगा। अब ये जो किसान कर नहीं पा रहा, देश का क्यों नहीं कर पा रहा, देखिए आप, अभी की जो प्रचलित प्रथा है, प्रचलित प्रथा में आपको सिखाया जाता है कि एक 200 लीटर का ड्रम लीजिए, 250 ग्राम बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी लाइए। अभी ये नहीं बताया गया कि बरगद का पेड़ कैसा होना चाहिए। कई बार हमारे देश के किसान भाई बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी ले आए और वो 250 ग्राम डाल दिया, 1 किलो बेसन डाल दिया, 1 किलो गुड़ डाल दिया, 10 लीटर गाय का मूत्र डाल दिया, 10 किलो गाय का गोबर डाल दिया, और क्या बताया गया, 72 घंटे में बन जाता है।
तो 72 घंटे में अब आप समझो, इस 250 ग्राम मिट्टी में हमें नहीं पता कितने माइक्रोब्स थे, चूँकि ये बरगद के पेड़ के नीचे की अगर मिट्टी मान लेता हूँ इसमें जीवाणु थे, तो 250 ग्राम मिट्टी में 2% भाग में जीवाणु थे, यानी कि 5 ग्राम मिट्टी में जीवाणु थे। और जीवाणु पूरे नहीं थे, उस 5 ग्राम मिट्टी में 4 ग्राम तो कार्बनिक ये था, ये इसमें 1 ग्राम जीवाणु थे, जिसमें आधे जिंदा थे आधे मरे हुए थे। तो 250 ग्राम मिट्टी में जीवाणु कितने थे? 1 ग्राम। अब हमें क्या करना है, हमें इस ड्रम में जीवाणु 200 लीटर में तब्दील करने हैं। तो 1-2.5 ग्राम जीवाणु 72 घंटे में 200 लीटर में बढ़ जाएंगे। 1 किलो बेसन 1 किलो आटा से बढ़ जाएंगे, नंबर 1। तो किसानों को 72 घंटे में तो बनता नहीं है ये, इसलिए फ़ायदा नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़, कहा गया कि ये 200 लीटर का ड्रम बनाइए और इसको ले जाइए और पहले सिंचाई के साथ नाली से बहाइए। अब किसान अगर ये ड्रम उसके घर में बेचारे ने बनाया है, अब आज पहला पानी गेहूं में लगा रहा है या चने में लगा रहा है, अब वो इस ड्रम को ले जाए खेत 1.5 किलोमीटर, कैसे ले जाएगा? तो सुन लेता है, लेकिन ये सोच करके कि मैं ये बनाऊंगा तो खेत ले कैसे जाऊंगा। 5 एकड़ का किसान है, 5 ड्रम ले जाने हैं, 3 बार ले जाने हैं। तो इसलिए वो क्या कहता है, टेक्निक तो साहब ठीक है, लेकिन अब अटहार बहुत है माँ, इसलिए कोई करता। अच्छा, दूसरा, जिन्होंने मान लो अटहार किया, तो ऐसे हजारों किसान हैं मेरे पास जिन्होंने ये अटहार किया, तो वो क्या कहते हैं, सचान साहब मैं ये जीवामृत तो बहुत 8-9 साल से बना रहा हूँ, लेकिन हमको कोई उसमें फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैंने बंद कर दिया। अब फ़ायदा क्यों नहीं हुआ? तो फ़ायदा क्या है, ये माइक्रोबायोलॉजी का एक विज्ञान है, सूक्ष्म जीवों का कल्चर तैयार करने का एक विज्ञान है कि अगर हम इसको टाइम नहीं देंगे, भोजन नहीं देंगे, तो मल्टीप्लाई कहाँ करेगा? पानी में तो नहीं मल्टीप्लाई करेगा। तो मैं क्या कहता हूँ कि इसमें आपने जंगल की 5 किलो 10 किलो मिट्टी लाइए और अच्छे जंगल की लाइए जहाँ आपको पता हो कि यहाँ जीवाणु होंगे। फिर इस ड्रम में 5-10 किलो मिट्टी डालिए, 5 किलो गुड़, 10 किलो गुड़, 5 किलो आटा, 10 किलो आटा डालिए, जितनी मिट्टी उतना गुड़ उतना आटा। और फिर 15 दिन के बाद 3 किलो गुड़ 3 किलो आटा फिर डालिए, फिर 10वें दिन 2 किलो फिर डालिए। ये जो ये कलर हमने अभी आपको दिखाया, जब ये इस कलर का आ जाए तो समझ लीजिए ये बन गया। ऐसा कलर आने में लगेगा 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना, ये डिपेंड करेगा कि मिट्टी आपको किस क्वालिटी की मिली। अगर मिट्टी में बहुत अच्छी संख्या में जीवाणु थे तो 2 महीना में हो सकता है, कुछ कम थे तो 2.5 महीना लग सकता है, कुछ और कम थे तो 3 महीना लग सकता है। और कई बार किसान मेरे ऐसे अंगलौर से, बंगलौर से और राजस्थान से कहते हैं साहब, फ़ोटो खींच के भेजते हैं कि साहब देखिए मेरे तो 40 दिन हो गया, ऐसा है। तो उनका ब्लैक कलर का होता है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आपकी मिट्टी सही नहीं आई थी। क्यों? मुझे अंदाज़ा है कि 20 दिन के बाद ये कलर तो आने लगता है, सांद्रता नहीं आती, गाढ़ापन नहीं आता, लेकिन कलर ये 20 दिन बाद आ जाता है। अगर कलर ये आ जाएगा तो समझो मिट्टी आपकी ठीक है। दूसरा, मैंने कल बताया था कि इसमें मैं हाथ डालूंगा और सूंघूंगा, और जो खुशबू आई है तो साबुन से 3 बार हाथ धुलूंगा, खुशबू वही बनी रहे, तो समझ लीजिए ये बन गया। तो एक तो जीवामृत की बात ये हुई। अब प्रश्न है कि जीवामृत बनाएं क्यों? मुद्दा तो ये है क्योंकि कई सारे लोग देश में हमारे जीवामृत बनाने लगे। हाँ, बता रहा हूँ। तो पहला तो ये जीवामृत क्यों बनाएं, तो देखिए, ज़मीन जो हमारी, जो फसलों का जो भोजन है वो क्या है? ह्यूमस।
ह्यूमस अगर ज़मीन में नहीं है तो ध्यान रखिएगा कि हमारी खेती की किसी भी समस्या का निदान किसी के पास नहीं है। जैसे आज किसान कह देता है, कई बार किसान मेरी भिंडी में ये रोग लगा है, तो दवा बेचने वाला क्या करता है, उसको तो दवा बेचने से मतलब है, कुछ भी दवा पकड़ा देता है। ये ले जाओ छे। भाई तुम्हारी भिंडी में क्या रोग लगा जब तुम्हें नहीं मालूम, तो उसको क्या लेना देना यार। वो तो 2000 की दवा बेच के ख़त्म कहानी, 500 रुपये उसको मिल गया। अगर आपने किसी को फ़ोन करके किसी होशियार आदमी से पूछा, साहब मेरी फसल की बढ़वार नहीं हो रही है, तो कह देगा कि ऐसा करिए कि ये यूरिया और जिंक का स्प्रे कर दीजिए। कहने में क्या जाता है। तो सलाह देने वाली तो संपूर्ण दुनिया है। आपसे कोई ये नहीं पूछता कि भाई आप अपनी ज़मीन का ज़रा पूरा बायोडेटा बताओ, कौन सी फसल बोते हो, कितना पानी है, कितने पेड़ पौधे हैं ज़मीन के आसपास, कोई पूछता है ना। उपचार सब बता देते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, किसान के जो ज़मीन है उसमें जो ह्यूमस एक शब्द है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ज़मीन में ह्यूमस है तो आप समझ लीजिए 99% समस्याएं किसान की ख़त्म। और अगर ज़मीन में ह्यूमस नहीं है तो उसको अपनी किसी भी समस्या का स्थायी समाधान मिलने वाला नहीं है। तो ये जीवामृत की जो कहानी है वो ह्यूमस बनाने के लिए है। अब है क्या ह्यूमस? देखिए, एक शब्द आपने सुना होगा, कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक अब जैसे ये मैंने दिखाया था, ये मेरे हाथ में कार्बनिक पदार्थ है, मतलब फसलों का अवशेष, बाग बगीचों की पत्तियां, खरपतवार, सड़े गले, ये क्या है? ये मेरे हाथ में कार्बनिक पदार्थ है। लेकिन ये कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस नहीं है। ये कार्बनिक पदार्थ आपकी फसलें, ये किसी काम का नहीं है। फसल के मल्चिंग के काम का तो है, लेकिन ये फसलों के उपयोग का। तो एक कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ को नमी मिल जाए, नमी मिल जाए, भीग जाए, बारिश में भीगता है, प्लस उसमें जीवाणु मिल जाए, ये जीवामृत के जीवाणु। तो क्या करेंगे कि कार्बनिक पदार्थ भीग गया है, जीवाणु वहाँ अपनी क्रिया करने लगे हैं, तो कार्बनिक पदार्थ बाद में क्या करता है, ये डिकम्पोज होता है, सड़ जाता है। सड़ जाना, जो डिकम्पोज हो जाने का मतलब है, डिकम्पोज हो गया यानी सड़ गया। इस सड़े हुए पदार्थ में क्या क्या है देखिए आप, 90% तो ये है और 10% जीवाणु है। 10% में 5-6% मृत हैं, मतलब ये पैदा भी होते हैं, बढ़ते भी हैं, मरते भी हैं। तो जो मर गए उनको बोलते हैं जीवांश। वेद का सूत्र है जीवे जीवहार। ये जीवों ने क्या खाया था? इन जीवों ने क्या खाया था? कार्बनिक पदार्थ खाया था। और कार्बनिक पदार्थ कहाँ से आया था? फसलों से आया था। तो फसलें कहती हैं तू मेरा खा ले, मैं तुझे खा लूं। इतना सा विज्ञान है इस नेचर में, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर कोई कहे कि मैं तुझे, हम तेरे लिए काम नहीं आएंगे, तो कह रहा, अगला कह रहा मैं तेरे लिए क्यों काम आऊं? ठीक है ना। तो ये जीवांश है। आप मिट्टी की जांच होती तो आपको उसमें लिखा मिलता है जीवांश कार्बन। लोग कहते हैं आपकी मिट्टी में जीवांश कार्बन इतना है, 0.4% है। हकीकत जानते हो क्या है?
आज के 70 साल पहले ये ह्यूमस प्रयोग होता था शब्द। 70 वर्ष पहले जीवांश कार्बन शब्द नहीं था, तब क्या था, ह्यूमस था। लेकिन लोगों ने, पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों ने, कृषि विज्ञान के पारंगत लोगों ने देखा कि अब ज़मीन में यार जीवाणु तो है नहीं, और जीवाणु एक वो पदार्थ है जहाँ जिंदा जीव होने चाहिए। तो उन्होंने ह्यूमस शब्द को धीरे से एक किनारे कर दिया और क्या लिखने लगे, जीवांश कार्बन। अभी भी ये गलत कर रहे हैं। जब यहाँ जीवाणु नहीं है तो यहाँ जीवांश कहाँ से आया? बात समझो। जब हमारे खेत में जीवाणु नहीं है तो जीवांश कहाँ से आ रहा है? तो हकीकत क्या है कि ये जीवांश भी नहीं है। अब हमारे खेत में जो कहा जाता है ना 0.4%, वो कार्बन है, जीवांश नहीं है। क्योंकि अगर जीव होते, अगर खेतों में जीवांश है, तो ये जो ड्रामेबाजी हो रही है, नाइट्रोजन घोलक, पोटास घोलक, कंसोर्सिया, ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, ब्यूवेरिया, माइकोराइजा, सुडोमोनास, ये क्यों आप चिल्ला रहे हो? अगर मेरे खेत में जीवांश है तो ये जीवामृत की क्या ज़रूरत है? तो मित्र, आपके खेत में जीवाणु नहीं है, जीवांश नहीं है, एक कार्बनिक पदार्थ है। और सुनिए, कार्बनिक पदार्थ है, कार्बन नहीं है। तो खेती में क्या करना है हमको? अपनी ज़मीन में कार्बन बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? कार्बन को कौन तोड़ता है? एटमॉस्फेयर टेम्परेचर और वायुमंडल की जो टेम्परेचर है और नमी है, उसके कारण ये कार्बनिक पदार्थ मेरा कार्बन में कन्वर्ट होता है। कार्बन कितनी बड़ी चीज़ है, देखना आप। कार्बन, खेती का जो ह्यूमस बताया ना, ह्यूमस का तो एक रोल बताया मैंने कि इससे जो जीवांश निकलेगा उसको फसल ले लेंगी। कार्बन क्या चीज़ है? कार्बन अगर ज़मीन में 2% है तो आपको खेत में पानी लगाने की ज़रूरत, चूँकि कार्बन अपनी वजन का 3 गुना ज़्यादा पानी रोक लेता है अपने अंदर। जैसे आपने कोयला देखा होगा, लकड़ी का कोयला बिकता है ना बाज़ार में अंगीठी जलाने के लिए। कभी आप एक इतना बड़ा कोयले का डंडा लाना जला हुआ, उसको वजन तौलना 200 ग्राम का है, वो उसको पानी में डाल देना, फिर पानी से निकालना, उसको तौलना, तो वो 600-700 ग्राम होगा। ये है कार्बन की ताकत। अपने वजन का 3 गुना ज़्यादा पानी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब ये सॉइल में कार्बन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो वायुमंडल की जो नमी होती है, जैसे एक तो होती है बारिश कि हमें दिखती है बरसात में बारिश हुई, और एक ठंड का सीज़न चल रहा है कि बारिश तो नहीं हो रही है, फसलों का काम कैसे चलेगा? तो बारिश जब नहीं हो रही है तो खेत में बारिश कराने का काम करता है कार्बन। बारिश होती हुई तो नहीं दिखती है, लेकिन हवा की नमी जो है खेत में प्रेसिपिटेट होती रहती है। नीचे से पौधा, चना मटर मसूर की जड़ें पानी लेकर के इवेपोरेट करती हैं, और जो रिक्त स्थान वहाँ पानी का होता है वो हवा की नमी से, अब यहाँ देखिए, ज़मीन से पानी ऊपर जा रहा है हवा में, हवा का पानी कार्बन की बदौलत नीचे जा रहा है। लेकिन जब ये कार्बन ही नहीं है तो कैसे जाएगा? तभी तो आपको ट्यूबवेल चलाना पड़ता है। और नहीं तो मैंने जो बताया कि 40 साल पहले आप चना मटर मसूर में पानी नहीं लगाते थे। क्यों नहीं लगाते थे? क्योंकि तब आपकी ज़मीन में जीवांश कार्बन हो सकता है 0.6 रहा हो। जब इतना कार्बन होगा तो भी चना मटर मसूर का काम चल जाता है, लेकिन इतना जीवांश कार्बन, इतने कार्बन से गेहूं का काम नहीं चलेगा, क्योंकि गेहूं ज़्यादा पानी उड़ा रहा है। और इसीलिए आपने देखना, जो जंगल खराब होते हैं ना, जहाँ पानी नहीं होता है, जिन जंगलों में अच्छे पेड़ नहीं होते हैं, पत्थर होते हैं, वहाँ करदई का पौधा होता है, वहाँ जीवांश कार्बन। तो हम जो जंगल बोल रहे हैं ना, जो करदई का पहाड़ है, जो पत्थर का,
आपके चित्रकूट में, वहाँ करधई ही है। और करधई इसलिए है कि करधई के पत्ते बहुत छोटे छोटे हैं, वो पानी कम को उड़ाएंगे, तो इतना कम पानी उड़ाएंगे कि तब भी उनका हवा की नमी से काम चलता रहेगा। तो गेहूं अगर बोना हो तो हमको चाहिए 1% कार्बन, और अगर 2% कार्बन खेत में हो गया तो आप फिर बिंदास होकर के चाहे कुछ भी बोना चाहो बो। अब आपका प्रश्न था इसको प्रयोग कैसे करें जीवामृत को। तो देखिए क्या करेंगे, हमने गोबर लिया 1 एकड़ के लिए, बता रहा हूँ 1 एकड़ के लिए आपने 100 किलो सूखा हुआ गोबर लिया, और फिर इस जीवामृत को 20 लीटर जीवामृत इस गोबर में मैंने ऐसे ऐसे डाल दिया, इसको हाथ से मिला दिया, बिखेरने लायक हो जाए। 1 एकड़ ज़मीन में ले गए, बिखेर दिया और पीछे से जुताई कर दी। तो ये जो 200 लीटर का ड्रम है ये 10 एकड़ ज़मीन के लिए पर्याप्त हो गया। 1 ड्रम जीवामृत 10 एकड़ ज़मीन के लिए हो गया। आखिरी में आप क्या करेंगे, मान लो किसी के पास अगर 6 एकड़ ज़मीन है तो उसका 40 लीटर 50 लीटर बचना ही बचना है। अगर 10 एकड़ ज़मीन है तब भी उसको 5 लीटर इसमें बचा ही लेना है। क्यों? क्योंकि फिर इसमें पानी भर देना, फिर गुड़ आटा डालने लगना, जीवामृत आपका फिर बनने लगेगा। मिट्टी फिर नहीं अब कुछ नहीं, मिट्टी खाना। जैसे अभी तो आप मेरे यहाँ से ले जा रहे हो कल्चर, या कुछ किसान जंगल से मिट्टी लाते हैं, अगर ये पूरा ख़त्म कर देंगे तो फिर उनको जंगल से मिट्टी लानी है। लेकिन अगर मैंने जामन बचा लिया तो उतनी में तो फिर उसी से दही बन जाएगा, ठीक है ना। अब कई बार किसान क्या करते हैं कि जैसे हम प्राकृतिक खेती में कल आपको बताए थे कि किसी किसान ने जीवामृत बना लिया, हमको रोज़ाना फ़ोन ऐसे 10-20 आ जाते हैं कि वो फ़ोटो भेजते हैं टमाटर का कि सचान साहब जीवामृत डालना था लेकिन टमाटर में रोग लग गया। तो अभी अभी डाला था ना जीवामृत। अब इसके जीवाणुओं से मैंने कहा कि इसके जो जीवाणु हैं ये जब ज़मीन में जाएंगे तो इसके जो लाभदायक जीवाणु ज़मीन के नेगेटिव पैथोजन को ख़त्म करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ थोड़ी है कि अभी डाला ख़त्म कर दिया। एक प्रकृति की व्यवस्था है ना, ये अपनी पहले जाल फैलाएंगे, पहले इनकी खूब पॉपुलेशन बढ़ेगी, फिर उनके साथ संघर्ष करेंगे, फिर उनको मार देंगे, तो 2-3 महीना तो लगेगा ना। तो अभी जीवामृत के डाल के आए, टमाटर लगाया, फिर फ़ोटो भेज रहे हैं कि साहब देखो रोग लग गया, आप कह रहे थे रोग नहीं लगता है ना, तो टाइम तो देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैंने कल भी आपसे कहा था कि ये जीवामृत जो है ना संपूर्ण प्राकृतिक खेती नहीं है। जैसे कोई कहे कि जीवामृत ही सब कुछ है, तो सब कुछ नहीं है। कल मैंने आपको बताया था कि खेती में, प्राकृतिक खेती के लिए क्या करना है, कई बातें हैं। पेन कहाँ गया यार, ये हाँ, जमीन, आपकी जो ज़मीन है उसमें ह्यूमस बढ़ाना है, ठीक है ना। ज़मीन में तो ह्यूमस बढ़ाना है। ज़मीन जल, चूँकि मैंने बताया कार्बनिक पदार्थ बिना पानी के डिकम्पोज होने वाला है नहीं, तो जल का मतलब है वर्षा का जल खेत में रोकना है। जल का मतलब होता ही वर्षा जल है। फिर बता दूं आपको, जल का मतलब पानी का स्रोत बारिश ही है। आप बेशक नदी में देखते वो भी बारिश का है, कुएं में देखते वो भी बारिश का है, तालाब में देखते वो भी बारिश का है। तो पानी का स्रोत तो वर्षा जल है। तो मैंने बोला जमीन, जल, जंगल और जानवर। हकीकत में अगर किसी को प्राकृतिक खेती करनी होगी तो 4 बातों पर उसको मैनेजमेंट देखना है, 4 विषयों पर। ये क्या हुआ, 3 और ये 4। ज़मीन मेरी फर्टाइल कैसे हो, ह्यूमस बढ़ा दो।
वर्षा का पानी खेत में रोकने के लिए खेत की मेड़ बना दो, जंगल खेत की मेड़ पर पेड़ लगा दो, जंगल का मतलब पेड़। और जितनी ज़मीन है 5 एकड़ है, अगर 5 एकड़ की फसल का अवशेष 3 पशुओं के लिए पर्याप्त है तो 3 पशु पाल लो। अब प्राकृतिक खेती का तारतम्य टूटता कैसे है? किसी ने कहा साहब पशु तो हम नहीं पालेंगे, तो क्या करोगे? ज़मीन से जो पैदा होगा अनाज तो मंडी में बेचोगे, खाओगे, फसलों का अवशेष जला दोगे या फेंक दोगे या बेच दोगे। तो जैसे ही फसलों का अवशेष जलाओगे, बेचोगे, फेंकोगे तो ज़मीन कमज़ोर होने लगेगी। अगर आपने खेत की मेड़ बना करके वर्षा का पानी नहीं रोका तो भूगर्भ जल स्तर अभी 150 है, फिर 200 होगा, 250 होगा, फिर एक दिन ख़त्म हो जाएगा। अगर जंगल नहीं होगा तो बारिश, अगर जंगल ना हो और आपने खेत की मेड़ बना रखी है तो पानी नहीं होगा तो वर्षा भरेगा क्या? क्योंकि बारिश का पूरा दारोमदार पेड़ों के भरोसे। तो हकीकत में प्राकृतिक खेती के 4 बिंदु हैं: ज़मीन, जल, जंगल, जानवर। और इसका मैनेजमेंट किसको करना है? जन को। जन माने आदमी। अब कोई प्रश्न हो तो पूछो, कोई प्रश्न हो तो बताओ। सर जैसे पानी नज़दीक है, गेहूँ पहले बोया है, जहाँ बनाए हैं वहाँ नज़दीक है। हाँ, और उसमें बंद कर दो। पहली सिंचाई करना है तो कैसे इसको डालेंगे? अभी नहीं समझ पाए वहाँ तक का बताएं। नहीं, सिंचाई के मतलब नहीं, इससे बताओ जुताई करो गेहूँ बंद नहीं हुआ। की